हेलो बडीज, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में अगली जो हमारी यूनिट है दिस इज द बायोटेक। और इसमें जो पहला चैप्टर हमारा है दिस इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो इसमें सबसे पहले तो हम दो साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। एक तो हर्बर्ट बोयर है हमारे पास और दूसरे स्टैनले कोहेन। तो इनके बारे में क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी है ये देखिए जरा यहाँ पर। बाई 1969 ये हर्बर्ट बोयर की बात हो रही है। He performed studies on a couple of restriction enzyme of the E. coli bacterium. कपल का मतलब दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे इन्होंने काम किया with especially useful properties. Boyer observed that these enzymes have the capability of cutting DNA strand in a particular fashion, which left what has become known as sticky end on the strand. These clipped and made pasting together pieces of DNA is a precise exercise. अब एक और साइंटिस्ट यहां पर आपको ध्यान रखने हैं, कोहेन। कोहेन had developed a method of removing these plasmid from the cell and they then reinserting them in the other cell। और इन दोनों ने मिलके सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था। तो हमारे पास यहाँ चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग live organism or enzyme from organism to produce product and processes useful to human। और इस आधार पर अगर हम बात करें तो मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन ये माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस है, ये भी बायोटेक का हिस्सा है। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन जिसे आप जीन थेरेपी कहते हैं, ऑल आर पार्ट ऑफ बायोटेक। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी ईएफबी के द्वारा जो डेफिनेशन बायोटेक की दी गई है उसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों व्यू को इंक्लूड किया जाता है। और ये डेफिनेशन क्या कहती है जरा समझ लेते हैं। इस डेफिनेशन में कहा गया द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये डेफिनेशन ईएफबी के द्वारा दी गई है। अब यहीं पर टिश्यू कल्चर का टॉपिक भी ऐड कर दिया गया है। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में 1950s के दौरान साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जो एक्सप्लांट दैट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन, करें कि जो एक्स प्लांट है इससे रीजनरेट करके नया प्लांट डेवलप किया जा सकता है। एंड दिस कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। अब जो न्यूट्रिएंट मीडियम है इसमें कार्बन सोर्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं सुक्रोज, और साथ ही यहाँ पर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन को भी मिलाया जाता है। अब इस मेथड से यानी टिश्यू कल्चर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन ऑफ अ large number of plant in a very short duration. This method of producing thousands of plant through tissue culture is called micro propagation। और यहाँ पर जितने भी नए प्लांट डेवलप होते हैं वो ओरिजिनल प्लांट की तरह ही होते हैं और इन्हें सोमा क्लोन्स का नाम दिया जाता है। टोमेटो, बनाना और एप्पल को इस टेक्निक के द्वारा कॉमर्शियल स्केल पे डेवलप किया जा चुका है। तो बैट आप याद कर लोगे माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए। दूसरा एक मेरिस्टम कल्चर भी हम लोग यूज करते हैं। तो मेरिस्टम कल्चर में हम क्या करते हैं, रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट। और अगर कोई प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है तो जो मेरिस्टम होगा एपिकल एंड एक्सिलरी ये वायरस से फ्री होगा। और इसलिए हम मेरिस्टम को अगर टेस्ट ट्यूब में इनविट्रो ग्रो कराएं तो वायरस फ्री प्लांट डेवलप करते हैं। और ये टेक्निक बनाना, शुगर केन, पोटैटो यानी बीएसपी के लिए यूज की जा चुकी है। तो बैट के लिए माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक और बीएसपी के लिए मेरिस्टम कल्चर टेक्निक का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कर सकते हैं यानी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल।
तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज कराते हैं और फ्यूजन कराने के बाद ग्रो करा के नया प्लांट डेवलप करते हैं जिसे सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं। और इस टेक्निक का यूज किया गया पोटैटो और टोमेटो को फ्यूज करा के। पोटैटो और टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट निकाले गए, दोनों का फ्यूजन कराया गया और इससे पोमेटो का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन पोमेटो का कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो पोमेटो को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा बनाया गया एंड दिस पोमेटो इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक। तो दो कोर टेक्निक है जिनकी वजह से मॉडर्न बायोटेक का जन्म हुआ। पहली टेक्निक का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब टेक्निक टू चेंज द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। एंड दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, यानी मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल और कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था कोहेन एंड बोयर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इन द ईयर 1972 और इसके लिए इन्होंने प्लाज्मिड यूज किया था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का। प्लाज्मिड क्या है? दिस इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और फिर इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद इसको ई कोलाई में ट्रांसफर किया था, जो कि साल्मोनेला का क्लोज रिलेटिव माना जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे इश्चर्चिया कोलाई, अ बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला गया था। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो प्लाज्मिड होता है उसको कट करते हैं और काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं जिसे मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। और जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा हम जोड़ते हैं, तो बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब आते हैं टूल्स की बात कर लेते हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आरडीटी कहा जाता है। तो आरडीटी में 5 टूल चाहिए होते हैं। कौन कौन से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इनके बारे में एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। तो पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर लेते हैं। 1963 की बात है। दो एंजाइम जो बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकते थे। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल वायरस है। ई कोलाई में दो ऐसे एंजाइम का पता चला साइंटिस्ट को जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ रोकते थे। इनमें से जो एक एंजाइम था वो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था डीएनए पर, और जो दूसरा वाला था डीएनए को कट करता था। दूसरा वाला ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से जाना गया। सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो था HindD2। और इसका जो काम करने का तरीका होता है उसके बारे में 5 साल के बाद पता चला, 5 ईयर लेटर्स। अब HindD2 जो है ये हमेशा कट करता है डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जो बना होता है 6 बेस पेयर का, और इस सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। HindD2 के अलावा हमें इस समय 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता है जिन्हें 230 से ज्यादा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से निकाला गया है। अब इनका नाम कैसे रखते हैं उसके लिए क्या तरीका है उसको देख लेते हैं। कन्वेंशन फॉर नेमिंग these enzymes, the first letter of the name come from the genus and the second 2 letter, मतलब दूसरा और तीसरा लेटर जो है वो स्पीसीज के नाम से आते हैं। जैसे इको R1 की बात करें तो इको R1 कहां से आया है? इश्चर्चिया कोलाई RY13 से ये नाम रखा गया है। इको R1 में जो लेटर R है, देखिए इको में इक हो गया जीनस के नाम से, इश्चर्चिया से आया। CO दूसरा और तीसरा लेटर कोलाई यानी स्पीसीज के नाम से आया। द लेटर R डेराइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन है RY13 तो इसमें से R ले लिया गया। एंड रोमन नंबर जो है, जैसे यहां लिखा इको R1, तो इको R1 के नाम में जो रोमन नंबर 1 लिखा हुआ है, दिस इंडिकेट ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अभी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है न्यूक्लियेजेस नाम के क्लास से बिलोंग करते हैं, और ये न्यूक्लियेजेस दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज एंड एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है एंड से, जबकि एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करता है। अब ये स्पेसिफिक पोजीशन क्या है?
ये वो पोजीशन है जहां पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस पाया जाएगा जो 6 बेस पेयर का बना होगा। तो हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सबसे पहले इंस्पेक्शन करता है डीएनए की पूरी लेंथ का, और जहां पर इसको इसका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है वहां पर ये बाइंड करता है और दोनों स्ट्रैंड को कट करता है। आरई केवल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम शॉर्ट में आरई बोल सकते हैं। तो आरई डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही काट सकता है, और किसको काटेगा? सुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करेगा। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। जैसे अगर हम इको आर1 की बात करें तो इसके लिए जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो GAATTC होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। दोनों स्टैंड पे 5 से 3 में चलोगे तो आपको पैलिंड्रोम मिलेगा। पैलिंड्रोम ऐसा सीक्वेंस होता है जो दोनों स्टैंड पर सेम होगा। जैसे यहां पर 5 से चलोगे GAATTC, दूसरे स्टैंड पे 5 से चलोगे GAATTC, तो ये पैलिंड्रोम यहां पर बन जाएगा। और हर एंजाइम के लिए 900 से ज्यादा आ रही हैं, हर एंजाइम का अपना अलग अलग रिस्ट्रिक्शन साइट है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। ये इक्वार1 का ही आपको केवल याद करना है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां से कट करेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर। सेंटर से थोड़ा सा अवे काटेगा। जैसे यहां पर ये सेंटर है तो सेंटर से थोड़ा सा अवे काट रहा है, और इको आर1 जी और ए के बीच में कट करेगा। ये जी और ए के बीच में कट करेगा और इस वजह से स्टिकी एंड बनेंगे। अगर इस सेंटर से काट दे तो स्टिकी एंड नहीं बनेगा, सेंटर से अवे काटता है इसलिए स्टिकी एंड बनता है, और फिर लाइगेज के द्वारा इनको जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर दिया जाता है। तो स्लाइटली अवे काटता है और इसकी वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बनते हैं एंड पे, जिन्हें स्टिकी एंड कहा जाता है। और इनका नाम इसलिए है क्योंकि जो स्टिकीनेस है, यहां पर जो स्टिकनेस है ये डीएनए लाइगेज के काम को आसान बनाने का काम करती है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर अगर डिजायर डीएनए को और सोर्स डीएनए को, जैसे यहां दिखाई दे रहा है ये वेक्टर डीएनए और ये फॉरेन डीएनए, मतलब फॉरेन डीएनए को आप डिजायर डीएनए मान सकते हैं। अगर दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे तब एक ही तरह के स्टिकेंड बनेंगे और तभी उनको जोड़ा जा सकता है। अगर अलग अलग एंजाइम आप यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने हिंडी2 यूज कर लिया, यहाँ इको आर1, तो अलग अलग तरह के रिकॉग्निशन सीक्वेंस होंगे, अलग अलग तरह के स्टिकेंड होंगे, और उस केस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड एंड दिस कैन बी ज्वाइंटेड टुगेदर यूजिंग डीएनए लाइगेसेस। ये यहां पर आपको बना के दिखाया भी गया है। आप कह रहे हैं कि unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. Separation and isolation of DNA fragment. तो डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है और इसलिए ये एनोड की तरफ मूव करेंगे अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके लिए एक मीडियम का यूज करते हैं। जो मीडियम है वो यहां पर होता है एग्रोजेल, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं अपने साइज के हिसाब से अलग हो जाते हैं। जितना स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो उतनी ज्यादा दूर तक मूव करेगा, फार्दर इट मूव्स, जैसे यहां पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये वेल जो है वेल कैथोड की तरफ होगा, ये कैथोड होगा, इधर एनोड होगा। तो जितने बड़े सेगमेंट होंगे वो कैथोड या वेल की तरफ रहेंगे और स्मॉलेस्ट वाले एनोड की तरफ रहेंगे। इन वेल के अंदर डीएनए को भरा जाता है और आप देखें कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट जितना छोटा उतनी दूर तक वो मूव कर रहा है। तो ये एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको दिखाया गया है। आपके जो डीएनए सेपरेट हो गया वो तभी दिखाई देगा जब डीएनए की स्टेनिंग करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड से और उसके बाद उस पर यूवी रेडिएशन डालेंगे। बिना स्टेनिंग के और बिना यूवी लाइट के आपको दिखाई नहीं देगा। तो जब आप स्टेनिंग करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड और उसके बाद यूवी लाइट डालेंगे तो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड डीएनए के नजर आएंगे, और इन बैंड को आप जेल पीस से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एक प्रोसेस के द्वारा जिसे इल्यूजन का नाम दिया जाता है। और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, इन डीएनए फ्रेगमेंट को the DNA fragment purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with the cloning vector.
अब आते हैं क्लोनिंग वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो वेक्टर के रूप में किसका यूज करते हैं? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये जनरली वेक्टर की तरह काम करते हैं, ये जनरली वेक्टर की तरह काम करते हैं यहां पर। अब अगर हम फीचर की बात करें तो कौन कौन से फीचर वेक्टर के अंदर होने चाहिए? 3 फीचर चाहिए। पहला चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई होना चाहिए। ओराई वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, और इसीलिए अगर किसी डीएनए के टुकड़े को यहां पर हम लाइगेट कर देंगे तो उसकी कॉपीज बन सकती। साथ ही साथ ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, लिंक डीएनए की कितनी कॉपी बनेंगी उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा, सेलेक्टेबल मार्कर की बात करें तो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन। नॉर्मल इकोलाई में इनके लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो अगर इकोलाई के अंदर हम इन जीन को इंट्रोड्यूस कर दें तो उनके लिए सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा, यहां समझ में आ जाएगा। तीसरा, क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट चाहिए। तो 3 फीचर चाहिए, पहला ओराई, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर और तीसरा रिकॉग्निशन साइट चाहिए। तो यहां पर एक वेक्टर दिया गया PBR322, पी का मतलब प्लाज्मिड से है। प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिगेज ने इसको बनाया था, और इसमें आप देखें तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन आपको दिखाए गए हैं। ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर। यहां पर ओराई भी आपको दिखाई दे रहा है, ओराई, और ये रोप नाम का सीक्वेंस। रोप क्या करता है? रोप कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये रोप नाम बना है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये उस प्रोटीन के लिए कोड करता है जो इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। अब यहां पर आप देखें तो ये जो PVU2, ये जितने नाम लिखे हैं सब रिकॉग्निशन साइट है एंजाइम की। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पर PST1 और PVU1 साइट है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर BAMH1 और सेल1 साइट है। अब अगर BAMH1 पे कट कर दिया जाए और यहां डिजायर्ड डीएनए को जोड़ दिया जाए, तो जब BAMH1 पे कट करेंगे तो ये साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर है, उस जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। यानी उस केस में जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में सर्वाइव नहीं करेगा। अगर PST1 या PVU1 पे काटे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म होगी, और जिसकी प्रॉपर्टी खत्म होगी वही सेलेक्टेबल मार्कर होगा। यानी अगर सेल1 पे काटे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर होगा, अगर PVU1 पे काटे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी यहां पर खत्म हो जाएगी। यही कहानी यहां पर आपको लिख के दी गई है। ठीक है, एक यहां पर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर का यूज किया जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो होता है ये एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है, अगर उस जीन में डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाए तो जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इसे हम लोग कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी की बात करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कलरलेस होंगी, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। और अगर हम नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज की बात करें तो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ब्लू कलर की होंगी। ब्लू कलर की जो कॉलोनी होंगी वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगी, और रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कलरलेस होंगी। एक कोई चीज आप याद कर लो इसमें, ठीक है। अब हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट के लिए अगर हम बात करते हैं तो प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के पास ये पैथोजन है डाइकॉट प्लांट का, और इसके पास टीआई प्लाज्मिड होता है, और टीआई प्लाज्मिड में टी डीएनए होता है। तो इसके टीआई प्लाज्मिड या टी डीएनए को डिसआर्म करके इसको वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ये यहां पर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट। इसे कहते हैं डिसआर्म करना, निहत्था कर देना। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर एनिमल सेल की बात करें अगर, तो एनिमल सेल में रेट्रोवायरसेस का यूज किया जाता है। रेट्रोवायरस का हम लोग यूज करते हैं यहां पर। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, और यहां पर इनको भी डिसआर्म करके, निहत्था करके कि डिजीज ना कॉज कर पाए, इनको यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यहां पर। अब यहां पर बात करते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट
फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर पहुंचाएंगे। तो डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लाइपोफिलिक नेचर की होती है। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए हीट शॉक मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, डाईवैलेंट केटायन जैसे कि कैल्शियम आयन से इसको ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से सेल वॉल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और डीएनए एंटर कर जाएगा सेल वॉल में बने हुए पोर से। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ इस बैक्टीरिया को रखा जाएगा, कहां पर, आइस पे रखेंगे, और आइस के बाद 42 डिग्री पे रखेंगे जिसे हीट शॉक कहेंगे, और उसके बाद फिर से आइस पे प्लेस कर देंगे, और इतना करने के बाद बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर जाएगा। तो इसे कहते हैं हीट शॉक मेथड। अब और भी तरीके हमारे पास हैं, करें कि अगर हमारे पास डिजायर डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो माइक्रो इंजेक्शन का मेथड यूज करते हैं, किसके लिए, एनिमल सेल के लिए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर इंटर करा देते हैं एनिमल सेल में। प्लांट की अगर बात की जाए तो प्लांट के लिए जो मेथड उसे बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड कहा जाता है, और इस मेथड में हम लोग, अब गन है तो बुलेट होंगी, तो बुलेट को यहां पर कहते हैं माइक्रो पार्टिकल, जो कि गोल्ड या टंगस्टन से बने होते हैं, और इनके ऊपर डीएनए की रैपिंग करके और डिश्याओं कर देते हैं, जिससे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर पहुंच जाता है। और बाकी तो हम जानते हैं डिसार्म पैथोजन मेथड के बारे में हमें पता ही है। डिसार्म पैथोजन का जो तरीका है ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए यूज करते हैं। प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का टीआई प्लाज्मिड, और एनिमल में रेट्रोवायरसेस का यूज किया जाता है। तो वो तरीका यहां पर आपको पहले ही पढ़ाया गया है। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो अगर हम बात स्टेप की करते हैं तो टोटल यहां पर 7 स्टेप हमारे पास होते हैं। कौन कौन से, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ ही चुके हैं, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए, डिजायर डीएनए का आइसोलेशन अग्रोजिल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद लाइगेशन जोड़ते हैं, ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, उसका ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, ये भी अभी करके देख लिया, हीट शॉक, बायोलिस्टिक, जीन गन। उसके बाद कल्चरिंग द होस्ट सेल इन मीडियम एट अ लार्ज स्केल, ये भी करेंगे, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये जो 7 स्टेप हैं इनमें से 5 स्टेप तो हमने पढ़ ही लिए, 2 स्टेप और हम पढ़ेंगे, कल्चरिंग एंड एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर आइसोलेशन जो है उसके बारे में फिर से एनसीईआरटी ने बताया है कि डीएनए का आइसोलेशन कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए। अब करें, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आरएनए है, प्रोटीन है, इनको डाइजेस्ट करने के लिए पॉलीसैकेराइड, लिपिड, तो आरएनए के लिए आरएनएस का यूज कर लेंगे, प्रोटीन के लिए प्रोटीएस, पॉलीसैकेराइड के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड के लिए लाइपेज का यूज कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल डाइजेस्ट करनी तो लाइसोजाइम एंजाइम, प्लांट सेल के लिए सेल लेज एंजाइम, क्योंकि सेलुलोज होता है, फंगस में काइटिन, तो काइटिनेज एंजाइम का यूज करते हैं। और उसके बाद जब डीएनए प्योर फॉर्म में मिल जाता है तो स्पूलिंग नाम के प्रोसेस के द्वारा इसको निकाल लेते हैं। स्पूलिंग आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब देखो, आरएनए के लिए यहाँ लिखा है राइबोन्यूक्लियस आरएनएस, प्रोटीन के लिए प्रोटीएस का यूज करते हैं, और इसके बाद में जो डीएनए होता है उसको प्रेसिपिटेट कराने के लिए एडिशन ऐड करते हैं चिल्ड इथेनॉल, ये बहुत नीट में पूछा गया, चिल्ड इथेनॉल, और उसके बाद में स्पूलिंग करके इसको निकाल लिया जाता है। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, तो ये तो हम जानते हैं कटिंग करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, और यहां लिखा है कि एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। और ये सब यहाँ लिखा है कि डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हैंस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव करता है, और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। अब ये टॉपिक है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इस रिएक्शन के द्वारा हम जो डीएनए उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं। 3 स्टेप होते हैं, डिनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, और अगर 30 बार साइकिल को चला दें तो एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा 1 बिलियन टाइम, 1 बिलियन टाइम। यहाँ पर प्राइमर को ऐड किया जाता है 3 प्राइम एंड पे, और उसके अलावा यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज यानी टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं, और न्यूक्लियोटाइड को रिएक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए
एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर 30 टाइम साइकिल को चलाएंगे तो 1 बिलियन कॉपीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं वो थर्मोस्टेबल होता है, और इसको थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया, और ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम हाई टेम्परेचर पे अपना काम कर सकता है। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में, इसकी बात हो चुकी है। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉरेन जीन प्रोडक्ट यानी यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग कल्चरिंग करने वाले हैं। तो कल्चर करने के लिए हम लोग बड़े बड़े बर्तनों का यूज करते हैं जिन्हें बायो रिएक्टर का नाम दिया जाता है, बायो रिएक्टर का यूज करते हैं। बायो रिएक्टर का वॉल्यूम होता है 100 to 1000 लीटर्स, और ये ऐसे वेशल्स होते हैं जिसके अंदर, मतलब ये बड़े बड़े बर्तन, भगोने समझ लो आप, 100 से 1000 लीटर के। अब जो बायोरिएक्टर होता है, बायोरिएक्टर सबसे जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो होते हैं स्टीरिंग टाइप के। और स्टीरिंग टाइप के बायोरिएक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, ये वाला जो दिखाया गया है दिस इज सिंपल टाइप, और ये जो दूसरा दिखाया गया इसको स्पार्ज्ड कहा जाता है। स्पार्ज में अंतर बस ये है कि यहाँ पर बबल के फॉर्म में एयर को पंप किया जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम बायोरिएक्टर की बात करते हैं तो बायोरिएक्टर जो स्टीर टैंक हम यूज करते हैं इनमें सिलेंड्रिकल या कर्व बेस होता है ताकि आसानी से रिएक्टर कंटेंट मिक्स हो पाए। स्टीरर जो यूज करते हैं वो फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को, और साथ ही साथ बायोरिएक्टर की बात करें तो इसमें एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम लगाए जाते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम एंड सैंपलिंग पोर्ट लगाए जाते हैं, जहां से थोड़े थोड़े समय पे जो प्रोडक्ट है उसको निकालते भी रहते हैं। अब आते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो बायोसिंथेटिक स्टेज थी। अब उसके बाद जो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन होता है उसी को हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में और भी कई सारे काम करते हैं, जैसे जो प्रोडक्ट है उसको प्रिजर्वेटिव्स में ऐड करते हैं ताकि वो लंबे समय तक मार्केट में बेचा जा सके, है ना। अगर दवाई है तो क्लिनिकल ट्रायल भी करते हैं ड्रग के केस में, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो करें डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी भी करती है। अब समरी की बात कर लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद large scale production and marketing of products and processes useful using live organism cells or enzymes. Modern biotechnology using genetically modified organism was made possible only when man learned to change the chemistry of DNA and construct recombinant DNA. This key process is called recombinant DNA technology or genetic engineering. This process involves the use of restriction endonuclease, DNA ligase, appropriate plasmid or viral vector bacteriophages to isolate and ferry मतलब carry कर सकते हो आप the foreign DNA into host organism, expression of foreign gene, purification of gene product that is the functional protein, and finally making a suitable formulation for marketing. Large scale production involve use of bioreactor जो कि दो तरह के हमने पढ़ लिए हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और जो इंपॉर्टेंट बातें वो सारी मैंने यहाँ पर कवर कर दी। तो इतनी बातें कम से कम आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।